गुड इवनिंग सभी को। देखिए, कल हम लोग जो है परिवार पढ़ रहे थे और हमने एक लेक्चर पढ़ा है उसका, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी कि परिवार की परिभाषा हमने देखा, आलोचकों के द्वारा अलग अलग परिभाषाओं को देखा, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, परिवार की विशेषता क्या होती हैं, किस किस आधार पे जो है परिवार को बांटा गया है, इसको हमने पढ़ा। आज जो है अच्छा, हमने देखा क्या वहाँ पे हमने संख्या के आधार पे भी परिवार को देखा था कल, जिसमें मैंने बताया था संख्या के आधार पे दो तरह के परिवार होते हैं। एक जो होता है जिसको हम कहते हैं एकल परिवार, और दूसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं क्या, संयुक्त परिवार। एकल परिवार को हम एकांकी परिवार के भी नाम से जानते हैं। एकल परिवार क्या है या एकांकी परिवार क्या है, इसको भी हमने देखा था। और फिर मैंने बताया था क्या कि एकल परिवार के गुण क्या होते हैं, ये भी हमने चीज़ें पढ़ चुकी थी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो एकल परिवार के गुण में हमने क्या क्या देखा था। मैंने बताया था कि अगर कोई एकल परिवार है, एकल परिवार होता क्या है कि जिसमें माँ बाप और उसके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं, उसको हम एकल परिवार कहते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है अविवाहित बच्चे, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। फिर मैंने बताया क्या कि एकल परिवार एक छोटा परिवार होता है। एकल परिवार के गुण क्या होते हैं, इसमें व्यक्तित्व का विकास का अवसर प्राप्त होता है, परिवार में कलह की कम आशा होती है, बच्चों का पालन पोषण भी अच्छे से होता है, कम आय होने पर भी परिवार जो है हर जरूरतों को पूरा करने में सक्षम रहता है, ये विशेषता थी। और फिर मैंने बताया था बच्चों में आत्मनिर्भरता एवं निर्णय लेने की क्षमता का भी क्या होता है, विकास होता है। और ये कहाँ पे होता है, केवल एकल परिवार में होता है। तो ये थे एकल परिवार के गुण, इसको मैंने समझाया भी था। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्या कि एकल परिवार के दोष क्या होते हैं। अगर एक छोटा परिवार है तो उसके अंदर बहुत सारी कमियां भी हैं, उसके अंदर बहुत सारे दोष भी हैं, और ये दोष क्या क्या हो सकते हैं, इसी को हम लोग को आज पढ़ना है। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो क्या है, देखिएगा, एकल परिवार के दोष या एकांकी परिवार के दोष। देखिए, एकांकी परिवार या एकल परिवार के दोष क्या हैं। आप देखोगे कोई भी एक छोटा परिवार होगा, उसमें अगर कोई बच्चा होता है तो वो बच्चा हमेशा अकेला रहता है। अकेले का मतलब क्या है, मान लीजिए अगर एक छोटा परिवार है, उसमें माता पिता है और वो दोनों माता पिता जो है बाहर कोई काम करते हैं, तो वो बच्चा अकेला रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें बच्चे के अंदर या बच्चा जो होता है वह प्रायः जो है एकल परिवार में अकेला रहता है, उसको अन्य सहयोग नहीं मिल पाता, जैसे दादा दादी का, चाचा चाचे का या अन्य सहयोग जो है उनको प्राप्त नहीं हो पाता। तो एकांकी परिवार में या एकल परिवार में जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, अकेले होते हैं। ये तो हमने पहला पॉइंट देखा। दूसरा अगर हम देखें, एकल परिवार में बच्चों की देखभाल जो होती है वो अच्छी तरीके से या उपयुक्त ढंग से नहीं हो पाता, ठीक है ना। बच्चे वहां पे अकेले होते हैं, केवल वो माता पिता है उनको क्या कर सकते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। लेकिन आप जब देखोगे संयुक्त परिवार, तो संयुक्त परिवार में बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, और वो लोग सभी मेंबर्स मेंबर्स की देखभाल करते हैं। लेकिन एकल परिवार में ऐसा नहीं होता। इसके साथ साथ अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो एकल परिवार में अगर आप देखोगे तो एकल परिवार में पारिवारिक जो संबंध होता है उस महत्वता को जो है वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो नहीं जान पाते। केवल वो बच्चे जो है माता पिता का जो संबंध है वो केवल उसी को जान पाते हैं, चाचा चाची, दादा दादी, इनका क्या संबंध होता है इनके बारे में वो ज्ञान नहीं रख पाते हैं। ये भी क्या होता है, एकल परिवार का दोष होता है। इसके अलावा चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें, किसी भी एकल परिवार में बच्चों के अंदर एक एकाकीपन या अकेलेपन की भावना होती है। यहाँ बच्चे जो है वो अकेले रहते हैं, ये भी हम देख सकते हैं। साथ साथ एकल परिवार में बच्चे के अंदर एक जो है स्वार्थ की भावना भी प्रबल होती है। स्वार्थ की भावना का मतलब क्या है कि जब उस बच्चे को हर चीज मिल जाएगा तो उसके अंदर एक स्वार्थ की भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो एकल परिवार में स्वार्थ की भावना भी रहती है। और अगर हम संकट की दृष्टि से देखें,
संकट की दृष्टि का मतलब क्या है कि अगर एकल परिवार है, उस एकल परिवार में माता पिता और उसके अविवाहित बच्चे हैं, और उस दशा में अगर हम देखें, अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसकी देखभाल करने वाले केवल माता, बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो केवल माता पिता होंगे। लेकिन अगर आप संयुक्त परिवार देखोगे तो संयुक्त परिवार में बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं और सभी लोग एक साथ रहते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर हम देखें, एक बात गौर करें, तो एकल परिवार जो है इसके जो दोष होते हैं वो ठीक उल्टे हैं किसके, संयुक्त परिवार के। ठीक है ना। साथ साथ अगर हम देखें, एकल परिवार में जो शारीरिक और मानसिक विकास होती है उनमें बाधा उत्पन्न रहता है। ठीक है ना। ये सारे जो होते हैं एकल परिवार के क्या होते हैं, दोष होते हैं। और ये लगभग 7-8 पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या देखिएगा, एकल परिवार में जो होते हैं बच्चे क्या होते हैं, प्रायः बच्चे अकेले रहते हैं। इसके साथ साथ देखिएगा, बच्चों का अच्छे से देखभाल नहीं हो पाता है। तीसरा पॉइंट, बच्चा माता पिता के अलावा अन्य पारिवारिक संबंध की महत्ता को नहीं जान पाता है। और क्या देखिए, चौथा पॉइंट, देखिए इसमें बच्चे के अंदर जो है स्वार्थ की भावना भी उत्पन्न होती है। इसमें बच्चों के अंदर स्वार्थ की भावना प्रबल होती है। इसके अलावा पांचवा पॉइंट, संकट की दृष्टि से अनुपयुक्त होता है। कौन होता है, एकल परिवार। छठा पॉइंट क्या है देखिएगा, बच्चों में एकाकीपन या अकेलेपन एकाकीपन की भावना जागृत होती है। ऊपर वैसे ये पॉइंट है। सातवां पॉइंट क्या देखिएगा, परिवार में वृद्ध एवं बीमार
सदस्यों की देखभाल में कठिनाई होती है। और लास्ट पॉइंट क्या देखिएगा, बच्चों में शारीरिक एवं मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न होता है। तो ये 8 पॉइंट है और ये 8 पॉइंट ये प्रदर्शित करते हैं कि एकल परिवार के दोष क्या क्या हैं। ठीक है ना। तो क्या क्या हमने देखा, पॉइंट एक एक करके फिर से देख लेते हैं। देखिए, बच्चों में अकेलेपन की भावना रहती है। इसके अलावा बच्चों की अच्छे से देखभाल जो है एकल परिवार में नहीं हो पाता। बच्चों के माता पिता के अलावा केवल वो माता पिता के संबंध को जानते हैं, इसके अलावा जो अन्य पारिवारिक संबंध है उसकी महत्वता को नहीं जान पाते हैं। बच्चों के अंदर स्वार्थ की भावना उत्पन्न हो जाती है। कहाँ होती है? एकल परिवार के अंदर। आप ये उदाहरण समझ भी सकते हो और इसको थोड़ा सा जो है सोच के भी देख सकते हो। संकट की दृष्टि से अनुपयुक्त होते हैं। बच्चों में एकाकीपन की भावना जागृत होती है। परिवार में जो वृद्ध और बीमार हैं, छोटे परिवार में, एकल परिवार में, उनकी देखभाल करने में कठिनाई होती है। और बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास में भी क्या होती है? बाधा उत्पन्न होती है। तो ये सारे जो हैं ये क्या है? एकल परिवार के दोष हैं। इतनी सारी चीजें समझ में आई? बताइए, एकल परिवार के दोष समझ में आए? और यही बस थोड़ा सा आइडिया आपको लगाना है क्या क्या चीजें हो सकती हैं। दिमाग में वो चीज रहेगा तो आप ऑप्शन देख के वैसे ही जो है इसका आंसर टिक कर दोगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एकल परिवार को आप थोड़ा सा सोच करके भी आप जो है इसको पढ़ सकते हो। ये पूरा समझ में आया एकल परिवार के दोष? बताइए। सभी लोग नोट हो गया सभी का? देखिए, पढ़ते रहिए। अब कोई कंफर्म है नहीं कि कोचिंग वोचिंग जो है ऑफलाइन कब तक स्टार्ट होगा। ठीक है ना, क्योंकि अभी गवर्नमेंट जो है आदेश करेगा नहीं ऑफलाइन चलाने के लिए जब तक वो वैक्सीनेशन कर नहीं लेगा पूरा। और वैक्सीनेशन इतना जल्दी तो होगा नहीं कंप्लीट। तो इस वजह से पढ़ते रहिए। और मे भी अगस्त या मई में हो सकता है नोटिफिकेशन भी ला दे सब। तो इस वजह से जो है आपको जो है क्या करना है, घर पे रह के पढ़ाई करते रहना है। और आपको 5 पेपर पढ़ना है। तो ये नहीं कि 5 पेपर अगर 2 महीना 3 महीना बचा रहेगा तो आसानी से हो जाएगा। अगर आपको और अच्छे से एकदम अच्छे से कंप्लीट करना है तो आपको धीरे धीरे पढ़ना है। और जब एक एक चैप्टर आप जब सब पढ़ लोगे तब आप जो है लास्ट में अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी तब भी वो आसानी से हो जाएगा। तो जब तक आप पूरा पढ़े नहीं होंगे तब तक आप प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको जो है डेली बाय डेली जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है। ठीक है ना। अभी बाकी सब्जेक्ट नहीं चल रहा है, लेकिन अगर मान के चलिए अगर मेरा खत्म हो जाएगा तो बाकी सब्जेक्ट भी धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे। तो इसमें अभी यही चल रहा है, 2-4 दिन में जो है आपका मैथ भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था एकल परिवार के दोष। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, वो क्या है देखिएगा। ये हमने एकल परिवार पढ़ा, एकल परिवार के गुण और एकल परिवार के दोष। अब देखिए, एकल परिवार के प्रकार भी होते हैं। अभी हमने प्रकार पढ़ा था, कई प्रकार के परिवार होते हैं, लेकिन एकल परिवार के प्रकार ये क्या है देखिएगा। तो एकल परिवार के प्रकार मुख्यतः 4 होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? एकल परिवार के प्रकार। अच्छा, कितने प्रकार? 4 प्रकार। कौन कौन से? देखिएगा, सबसे पहला जो प्रकार होता है उसको हम कहते हैं मूल एकल परिवार। ये शब्द याद रखना है।
क्योंकि ऑप्शन में ये देगा, ये जो 4 है ये नाम देंगे, और देखिए हो सकता है पूछ दे, ये 4 ऑप्शन में ये नाम दिए रहेंगे और पूछेगा, ऊपर दे देगा ऐसे बना के कि जैसे माता पिता और उनके बच्चे साथ हैं या उनके बिना हैं, तो वो किस तरह का परिवार है, किस तरह का एकल परिवार है। तो ऐसे ये क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। तो एकल परिवार के 4 प्रकार हैं। पहला जो प्रकार होता है वो क्या है, मूल एकल परिवार। पहला कौन सा है, मूल एकल परिवार। दूसरा क्या दिखेगा, दूसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं अनुपूरित एकल परिवार। अनुपूरित एकल परिवार, और 4 प्रकार भी और 4 ऑप्शन भी बना सकता है अच्छे से। तीसरा क्या है, उपमूल एकल परिवार। और लास्ट जो चौथा है उसको हम क्या कहते हैं, अनुपूरित मूल परिवार, या मूल एकल परिवार भी कह सकते हैं। तो एकल परिवार के 4 हैं, 4 प्रकार के एकल परिवार हैं। मूल एकल परिवार, अनुपूरित एकल परिवार, उपमूल एकल परिवार और अनुपूरित मूल एकल परिवार। ये चारों प्रकार हैं और चारों को हमको समझना है कि इसमें इस चारों परिवार में किस तरह के मेंबर्स होते हैं या किस तरह के कौन कौन से लोग इसमें शामिल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जिसको हम कहते हैं क्या, मूल एकल परिवार। देखिएगा, मूल एकल परिवार क्या है, ऐसा परिवार जिसमें माता पिता या पति पत्नी अपने बच्चों के साथ रहते हैं या बच्चों के बिना भी रहते हैं, बच्चे उनके साथ भी नहीं है, बच्चे उनके साथ है भी। तो ऐसा जो परिवार होता है उसको हम कहते हैं मूल एकल परिवार। तो वह परिवार जिसमें पति और पत्नी और उसके बच्चे या बच्चों के बिना वो रहते हैं, ऐसे परिवार को हम कहते हैं क्या, मूल एकल परिवार। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, ऐसा परिवार जिसमें पति और पत्नी बच्चों के साथ या बच्चों के बिना रहते हैं, ऐसे परिवार को हम कौन सा परिवार कहते हैं, मूल एकल परिवार। ठीक है ना। तो ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी और बच्चे या बच्चों के बिना वो परिवार रहता है, तो ऐसे परिवार को हम किस नाम से जानते हैं, मूल एकल परिवार। ये पहला एकल परिवार का प्रकार है। दूसरा देखिएगा जिसको हम कहते हैं क्या, अनुपूरित। इसको नोट कर लीजिए, दूसरा जो होता है इसको हम कहते हैं अनुपूरित एकल परिवार। सेकंड जो है जिसको हम कहते हैं अनुपूरित एकल परिवार। ध्यान सुनिएगा, देखिए अनुपूरित एकल परिवार क्या है।
ऐसा परिवार जिसमें माता पिता व उनके अविवाहित बच्चे, ठीक है ना, अविवाहित बच्चे या उनके जो है एक या एक से अधिक अविवाहित, तलाकशुदा या विधुर या विधवा संबंधी रहते हों, ऐसा जो परिवार होता है उसको हम कहते हैं क्या? अनुपूरित एकल परिवार। फिर से सुनिएगा, ऐसा परिवार जिसमें माता पिता हों, उनके अविवाहित बच्चे हों या उनके अतिरिक्त एक से अधिक अविवाहित हों, या कोई तलाकशुदा भी उस परिवार में रहता हो, या कोई विधुर या विधवा भी रहता है। विधुर किसको कहते हैं? विधुर किसको कहते हैं बताइए कमेंट सेक्शन में। विधुर किसको कहा जाता है? हाँ, जिसके हस्बैंड ना हो। और विधवा जिसकी वाइफ ना हो। देखिए, विधुर जो होता है जिसकी वाइफ ना हो वो होते हैं, और विधवा जो होता है जिसके हस्बैंड ना हो उनको हम कहते हैं। तो ये दोनों शब्द ध्यान रखिएगा। तो कौन सा परिवार अनुपूरित एकल परिवार क्या है? जिसमें माता पिता उनके अविवाहित बच्चे हों, या कोई ऐसा भी सदस्य उसमें होगा, जैसे उनके भाई होंगे तो वो भाई अविवाहित होंगे, या तलाकशुदा भी होंगे। उनका बच्चा होगा, जैसे माता पिता उनका बच्चा है, अविवाहित है, या हो सकता है वो तलाकशुदा भी हो, या उनकी बेटी है तो वो तलाकशुदा है, या हम कह सकते हैं कि उनका बेटा है तो उसकी वाइफ का डेथ हो गया तो उसको हम कहेंगे विधुर, या उनकी बेटी है माता पिता के तो उनके हस्बैंड का डेथ हो गया, वो वहीं रहती है। तो ऐसा जो परिवार होगा इसको हम कहेंगे क्या? अनुपूरित एकल परिवार। ठीक है ना, इसी चीज को हम लोग लिख लेते हैं। ऐसा परिवार जिसमें माता पिता व अविवाहित बच्चों के अतिरिक्त उनके एक या अधिक तलाकशुदा या विधुर या विधवा संबंधी हों, रहते हों। तो ऐसा जो परिवार होगा वो कैसा होगा? अनुपूरित एकल परिवार। माता पिता होंगे, उनके अविवाहित बच्चे, ये उसके अतिरिक्त उनके एक या एक से अधिक तलाकशुदा या विधुर या विधवा संबंधी रहते हैं उस परिवार में। ऐसा परिवार जो होगा जिसको हम कहेंगे क्या? अनुपूरित एकल परिवार। ठीक है ना, ये शब्द ये जो होगा ये नाम दे देगा हो सकता है, और ऑप्शन में ये चारों बना दे और पूछ देगा। पूछा है नहीं लेकिन हो सकता है पूछ दे। तीसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं उपमूल, उपमूल परिवार। क्या है उपमूल परिवार? देखिएगा, ऐसा परिवार जिसमें कोई विधवा या विधुर जो होते हैं, कोई विधवा या विधुर अपने अविवाहित बच्चों के संग रहते हैं, या सगे भाई बहनों के साथ रहते हैं। ठीक है ना, ऐसा परिवार जो होगा उपमूल परिवार कहलाएगा। लेकिन वो जो अविवाहित बच्चे होंगे वो या तो विधवा होंगे या विधुर होंगे या
तलाकशुदा हो सकते हैं। ठीक है ना, फिर से सुनिएगा। ऐसा परिवार जिसमें जैसे माता पिता है, तो माता पिता में किसी का डेथ हो गया है तो ये विधुर या विधवा हो गया, और उनके अविवाहित बच्चे हैं, वो साथ रहते हैं। इसके साथ साथ उनके सगे भाई बहन भी साथ रहते हैं, लेकिन वो जो भाई बहन हैं वो या तो अविवाहित हैं या विधुर हैं या फिर विधवा हैं। ऐसे परिवार को हम कहते हैं उपमूल परिवार। ठीक है ना, लिखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा क्या, ऐसा परिवार जिसमें माता पिता है, तो माता पिता में से माता का अगर डेथ हो गया तो पिता है, तो पिता क्या हो जाएगा, विधुर हो जाएगा। अगर पिता का डेथ हो गया तो माता क्या हो जाएगी, विधवा हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं क्या, ऐसा परिवार जिसमें कोई विधुर या विधवा हो, जो किसके साथ रहता हो, अपने बच्चों के साथ। जिसमें कोई विधुर या विधवा अपने अविवाहित बच्चों संग या सगे भाई बहन लेकिन वो सगे भाई बहन क्या हो सकते हैं, या तो वो अविवाहित हो सकते हैं, या फिर वो विधुर या विधवा हो सकते हैं, या फिर वो तलाकशुदा भी हो सकते हैं। हो और क्या करते हो, साथ रहते हो। ऐसा परिवार जिसमें कोई विधुर विधवा अपने अविवाहित बच्चों संग या सगे भाई बहनों के साथ रहते हों, के साथ रहते हों। ऐसा जो परिवार होता है जिसको हम कहते हैं क्या, उपमूल परिवार। ऐसे परिवार को हम उपमूल परिवार कहते हैं। ठीक है ना, लास्ट देखिए कौन सा है, 4th नंबर। इसको हम कहते हैं अनुपूरित मूल परिवार। ध्यान से सुनिएगा, अनुपूरित मूल परिवार क्या है, ऐसा परिवार जिसमें कोई विधवा अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहती है। विधवा कौन, जिसका हस्बैंड ना हो और वो अपने मायके में रहती हो, सॉरी मायके नहीं, अपने ससुराल रहती हो, अपने सास के पास रहती हो, तो ऐसे को हम कहते हैं अनुपूरित मूल परिवार। ऐसा परिवार जिसमें कोई विधवा अपने अविवाहित बच्चों के साथ अपने सास के घर रहती हो, ऐसे परिवार को हम कहते हैं क्या, अनुपूरित मूल परिवार। ठीक है ना, ऐसा परिवार जिसमें कोई विधवा अपने अविवाहित बच्चों के साथ अपनी विधवा सास के पास रहते हो। अच्छा, उनकी सास भी होंगी, वो कैसे होंगी, विधवा होंगी।
ऐसा जो परिवार होगा जिसको हम कहेंगे क्या, अनुपूरित मूल परिवार। तो ये 4 प्रकार के परिवार हैं। एक एक करके हम लोग फिर से देख लेते हैं कौन कौन से परिवार। मूल एकल परिवार क्या है, ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे या बच्चों के बिना वो परिवार है, तो वो परिवार कहलाएगा मूल एकल परिवार। दूसरा क्या है, अनुपूरित एकल परिवार, ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और विवाहित बच्चों के अतिरिक्त उनके एक या अधिक तलाकशुदा या विधुर या विधवा संबंधी हो, ऐसा परिवार कहलाता है क्या, अनुपूरित एकल परिवार। उपमूल परिवार क्या है, ऐसा परिवार जिसमें कोई विधुर या विधवा जो है अपने अविवाहित बच्चों के संग या सगे भाई बहन के संग रहते हैं, लेकिन वो सगे भाई बहन कैसे होंगे, अविवाहित होंगे, विधुर या विधवा या तलाकशुदा होंगे, उनके साथ रहते हैं, ऐसे परिवार को हम कहते हैं उपमूल परिवार। अनुपूरित मूल परिवार क्या होता है, ऐसा परिवार जिसमें कोई विधवा जो है अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं लेकिन अपने विधवा सास के पास रहते हो, ऐसे परिवार को हम कहते हैं क्या, अनुपूरित मूल परिवार। तो ये कितने प्रकार के परिवार हैं, ये 4 प्रकार के परिवार हैं। और ये किसके प्रकार हैं, एकल परिवार के। इतनी सारी चीजें समझ में आई, इसको नोट कर लीजिए फिर हमको बताइए। हो गया। सभी लोगों का एक चीज और, जिसको जिसको क्लास करना है वो लोग ग्रुप में बता देंगे, बाकी लोगों को जो है हम रिमूव कर देंगे। जो लोग क्लास जो है ज्वाइन नहीं करते हैं उनको हम जो है ग्रुप से हटा देंगे। जिनको जिनको क्लास करनी होगी वो ग्रुप में बता देगा, यस लिख देगा या बता दीजिएगा कि हमको करनी है, हम उनको रखेंगे और बाकी लोगों को हटा देंगे। अरे 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा, मैंने हटा दिया सब। चलिए देखते हैं, हम डिलीट हो गया हमसे। चलिए अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। क्या, हमने ये एकल परिवार पढ़ा, उसके दोष पढ़े, उसके गुण पढ़े और उसके प्रकार पढ़े। अब हम लोग दूसरा जो पढ़ेंगे वो क्या है, संयुक्त परिवार। तो जो सेकंड हम लोग को पढ़ना है जिसको हम कहते हैं क्या, संयुक्त परिवार। देखिए सबसे पहला पॉइंट, संयुक्त परिवार किस तरह का परिवार है, जिसमें माता पिता उनके अविवाहित बच्चे, वो होगा कौन, एकल परिवार। लेकिन संयुक्त परिवार की बात आती है तो इसमें 2-3 पीढ़ियां के सदस्य जो होते हैं, 2-3 पीढ़ियों के, जैसे अगर हम देखें पति पत्नी, उनके अविवाहित बच्चे या विवाहित बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची, ये सभी लोग जब एक साथ रहते हैं
तो ऐसे परिवार को हम कहते हैं क्या, संयुक्त परिवार। और ऐसे परिवार में 2-3 पीढ़ियां जो होती हैं वो एक साथ रहती हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा, ऐसे परिवार के उदाहरण भी देखे होंगे आसपास, कि ऐसे परिवार में आप क्या देखोगे कि जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है उस परिवार में, वो जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो परिवार का मुखिया होता है। तो हम कह सकते हैं घर का जो सबसे बड़ा व्यक्ति है वो उस परिवार का क्या होता है, मुखिया होता है। और अगर आप देखोगे तो वो जो बुजुर्ग व्यक्ति है या जो मुखिया है, वो जो है परिवार के अन्य सदस्यों की जो शिक्षा दीक्षा है, जो शिक्षा का कार्य है, या इसके अलावा उनके जो विवाह का कार्य है, या भोजन या आवास की जो कार्य है, उन सब की व्यवस्था वो क्या करता है। कौन करता है, वो जो बुजुर्ग व्यक्ति है या जो मुखिया होता है। घर का मुखिया जो होता है सभी सदस्यों को एक समान रूप से देखता है, ठीक है ना। इसके अलावा परिवार का जो मुखिया है सभी को सम्मान भी देता है, एक जैसा सम्मान देता है। ऐसा केवल कहाँ होता है, संयुक्त परिवार में। साथ साथ अगर हम देखें तो अगर घर के अंदर बहुत सारे सदस्य हैं और सभी लोग कहीं ना कहीं कमाते हैं, तो वो या कोई व्यवसाय करते हैं या नौकरी करते हैं, तो उनके व्यवसाय या नौकरी से जो प्राप्त आय होती है वो पूरे परिवार में बंटती है। और ये केवल कहाँ होता है, संयुक्त परिवार में। तो संयुक्त परिवार देखें तो एक मिलजुल कर रहने वाला क्या होता है, परिवार होता है। और यही परिभाषा होती है किसकी, संयुक्त परिवार की। तो इन सभी परिभाषाओं को हम एक एक पॉइंट के रूप में क्या करेंगे, लिखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इसमें अगर हम देखें 2-3 पीढ़ियां जो होती हैं वो उनके जो सदस्य होते हैं वो एक साथ रहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें 2-3 पीढ़ियां या पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं। दूसरा पॉइंट देखिएगा, इसमें पति पत्नी, उनके विवाहित या अविवाहित बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची, ये सभी लोग रहते हैं, तभी ये संयुक्त परिवार बनता है। इसमें पति पत्नी, उनके विवाहित या अविवाहित बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची, आदि लोगों का समावेश होता है। तो ये कौन होते हैं, ये संयुक्त परिवार होता है। तीसरा पॉइंट देखिएगा क्या है, घर का जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है या जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो घर का क्या होता है, मुखिया होता है। किस परिवार में, संयुक्त परिवार में। घर का सबसे बड़ा व्यक्ति या जिसको हम बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं, परिवार का मुखिया होता है। चौथा पॉइंट, मुखिया परिवार के सदस्यों के शिक्षा दीक्षा
विवाह संबंध, भोजन, वस्त्र व आवास आदि की व्यवस्था करता है। पांचवा पॉइंट देखिएगा, घर का मुखिया सभी सदस्यों को एक समान समझता है। इसी में बढ़ा लीजिएगा, तथा परिवार के सदस्य भी मुखिया का सम्मान करते हैं। ठीक है ना, ये 5 पॉइंट है। छठवां पॉइंट देखिएगा, व्यवसाय, ये लास्ट पॉइंट है, अथवा नौकरी से प्राप्त आय तथा पूरे परिवार का आय व्यवसाय अथवा नौकरी से प्राप्त आय को यहाँ पे को कर लीजिएगा, को पूरे परिवार का आय माना जाता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, इसी को हम कहते हैं संयुक्त परिवार। कितने पॉइंट है देख लीजिएगा, तो ये जो टोटल पॉइंट है आपके 6 पॉइंट है। कौन कौन से एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने पॉइंट क्या बताया, संयुक्त परिवार में 2 से 3 पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं। इसके अलावा इसमें पति पत्नी, उनके विवाहित या अविवाहित बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची के लोगों का समावेश होता है। घर का सबसे बड़ा व्यक्ति या बुजुर्ग व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, परिवार का मुखिया होता है। मुखिया परिवार के सदस्यों की शिक्षा दीक्षा विवाह संबंध इन सब का क्या करता है, भोजन वस्त्र आवास आदि की क्या करता है, व्यवस्था करता है। घर का मुखिया है, सभी सदस्यों को समान समझता है और परिवार के सदस्य भी उस मुखिया का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। व्यवसाय या नौकरी से जो प्राप्त आय होती है उनके सदस्यों के द्वारा, वो पूरे परिवार की आय माना जाता है। उन सबको मिला के जो है पूरे परिवार का आय कहा जाता है या माना जाता है। तो ये होता है क्या, संयुक्त परिवार की परिभाषा। ठीक है ना, तो ये 6 पॉइंट है संयुक्त परिवार की परिभाषा, हमने इस 6 पॉइंट के द्वारा हमने समझी। अब यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट देखें क्या है, दूसरा जो हेडिंग है वो क्या है, संयुक्त परिवार की, देखिए कुछ गुण भी होते हैं। जैसे हमने एकल परिवार के गुण देखे, वैसे जो है संयुक्त परिवार के भी गुण होते हैं। तो वो संयुक्त परिवार के गुण कौन कौन से हैं, इसको हम लोग कल देखते हैं। ठीक है ना, आज बस इतना ही। तो हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा, संयुक्त परिवार के गुण। ठीक है, तो
आज की क्लास बस इतना ही, बाकी हम लोग कल देखते हैं। किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।